प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। कल हमने 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण शुरू किया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। हमने केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था और हमने रासायनिक समीकरणों यानी कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखा था। आज हम इस चैप्टर के अपने अगले टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर डिस्कशन करेंगे। हम हर एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही साफ है, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो इस अभिक्रिया में दो या उससे ज़्यादा अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पर सैंपल रिएक्शन में देख सकते हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट मिलकर ए बी एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलकर केवल एक ही प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। उसी तरह जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है यानी कार्बन को जलाया जाता है तो हमें केवल एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उसी तरह जब हाइड्रोजन और जल ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें पानी H2O मिलता है। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट मिलकर केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पर केवल एक रिएक्टेंट टूटकर दो या उससे ज़्यादा नए प्रोडक्ट बनाता है। जैसा कि आप इस सैंपल रिएक्शन में देख रहे हैं, ए बी एक कंपाउंड है जो टूटकर ए और बी दो नए प्रोडक्ट बना रहा है। उदाहरण के लिए लेड नाइट्रेट, जब इसका अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन होता है तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन होता है तब हमें दो गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। उसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यानी डिकम्पोजिशन होता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हर एक अभिक्रिया में यानी कि रिएक्शन में केवल एक ही हमारा रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हमें दे रहा है, इसलिए यह रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में सारी आती हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ और टाइप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इस टाइप की रिएक्शन में जो डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में मेनली होता है। उदाहरण के लिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट गिरती है तो AgCl सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब क्योंकि यह जो डिकम्पोजिशन हुआ है ये सनलाइट की वजह से हुआ है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक बात और इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो वाइट कलर होता है, ठीक है, लेकिन जब इसका अपघटन हो जाता है तो जो हमें सिल्वर मिलता है उसका कलर होता है ग्रे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें कलर चेंज देखने को भी मिलता है। और जो बेटे ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हमें कुछ स्पेशल देखने को मिलता है जैसे कलर चेंज वगैरह, तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हमें इन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और टाइप है जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस में जो डिकम्पोजिशन होता है वो हीट की वजह से होता है, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट से मिले हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, और इस डिकम्पोजिशन यानी अपघटन को कराने के लिए हमने हीट का यानी ऊष्मा का यूज किया, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। आगे चलते हैं।
हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इस टाइप की अभिक्रियाओं में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद वहाँ पर लग जाता है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ए को एक कंपाउंड BC के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ए अधिक क्रियाशील होने के कारण बी को उसके स्थान से हटाकर खुद एक नया कंपाउंड AC बना लेता है और बी को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप एक धातु और एक धातु लवण की अभिक्रिया देख रहे हैं, जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक के अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो कॉपर को उसके लवण में से यानी कि सोल्ट में से निकालकर खुद जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को उसके सोल्ट से बाहर कर देता है। इसी तरह जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो नया सोल्ट यानी कि लवण फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को उसके सोल्ट से बाहर कर देता है। ये जो दोनों एलिमेंट है यानी दोनों मेटल हम कह सकते हैं जिंक और Fe हैं, ये दोनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों कॉपर से ऊपर आते हैं, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटाकर खुद पोटेशियम के साथ नया कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड बनाती है और ब्रोमीन गैस को निकाल देती है बाहर। ठीक है, हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था जिसमें एक ज़्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। यहाँ पर जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब दो आयंस एक दूसरे को उनकी जगह से हटाकर और खुद वहाँ पर लग जाते हैं, इसलिए इसे आयंस का एक्सचेंज यानी कि आयनों का विस्थापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास दो आयनिक तत्व हैं, AB, मान लीजिए A+ का है, B- का है, और ये रिएक्ट कर रहा है CD के साथ जिसमें C+ का है और D- का है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी A+ के साथ D- आ जाएगा और C+ के साथ B- आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा, जो प्लस और माइनस के आयंस पहले एक साथ थे, अब उन्होंने एक्सचेंज कर नए कंपाउंड बना दिए हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइप की अभिक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट में सोडियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट हमारा नेगेटिव आयन है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि आयंस का एक्सचेंज होता है। जहाँ पर पहले बेरियम के साथ क्लोरीन माइनस का आयन था, वहीं पर अब बेरियम के साथ सल्फेट माइनस आ जाता है और सोडियम के साथ क्लोरीन माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होने के कारण, दो आयंस का एक्सचेंज होने के कारण इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन होता है। और तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब HCl जो कि एक अम्ल यानी कि एसिड होता है, जब वो NaOH जो कि एक बेस है यानी कि एक क्षारक है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो हमें NaCl जो हमारा टेबल सोल्ट होता है वो और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। हमारी अगली टाइप की जो रिएक्शन है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, यानी कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, जिस कारण वो बीकर की तली में जाकर बैठ जाते हैं, जिन्हें हम प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन अभिक्रियाओं का नाम हमने अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रखा है। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले सिल्वर नाइट्राइट और पोटेशियम क्लोराइड का उदाहरण देखते हैं, जिसमें जब सिल्वर नाइट्राइट और पोटेशियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्राइट प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। इसमें जो बेटे सिल्वर क्लोराइड है वो जल में अघुलनशील होता है, यानी पानी में डिजोल्व नहीं होता, जिस वजह से वो बीकर की तली में जाकर बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। इसलिए यह जो इक्वेशन है यानी ये रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर डायग्राम में साफ देख सकते हैं कि जब AgNO3 और KCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें KNO3 और AgCl मिलते हैं। जो KNO3 होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो AgCl होता है वो जल में अघुलनशील यानी कि डिजोल्व नहीं हो पाता, जिस वजह से वो तली में जाकर बैठ जाता है और प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी तरह जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलते हैं, जिसमें बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी पानी में नहीं घुलता और नीचे जाके बैठ जाता है। इसी तरह जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलते हैं, जिसमें जो लेड आयोडाइड होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है और जाकर बीकर की तली में यानी कि बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होती हैं, इसे समझने से पहले हमें दो और रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, जिसको हम ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और रिडक्शन यानी कि अपचयन कहते हैं। अब ये उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं होती क्या हैं? ऐसी एक रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट या कंपाउंड या तो ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस करता है, तब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड ने ऑक्सीजन को लिया है या फिर हाइड्रोजन को छोड़ा है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो है वो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अब रिडक्शन यानी अपचयन जो है वो ऑक्सीडेशन से बिल्कुल उल्टी होती है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है वहीं पर रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की हानि होती है, या फिर हाइड्रोजन की प्राप्ति यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो हम कहेंगे उस एलिमेंट या फिर कंपाउंड का रिडक्शन हो गया है। उदाहरण के लिए जब हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो है वो जिंक में से ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया पर। उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, यानी एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब जिंक और कार्बन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जिंक में से ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो हमें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती हैं। यहाँ पर पहले फेरस ऑक्साइड के अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो है वो ऑक्सीजन निकल गई है, जिससे हमें केवल आयरन प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में केवल एक ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन यानी 1 ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इन दोनों रिएक्शन में आपने देखा कि एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इन टाइप की रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने एग्जांपल पढ़े थे, इसमें ऑक्सीजन का गेन या फिर लॉस हमने देखा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन के गेन या लॉस से किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन बनती हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जब सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सल्फर के पास पहले जो थी वो हाइड्रोजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन आकर जुड़ गई तो हम कहेंगे कि सल्फर का रिडक्शन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना एक रिडक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, उसी तरह आप नीचे वाली एग्जाम्पल में देखेंगे, यह रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो है सल्फर से वो हाइड्रोजन निकल गई है, जिस वजह से हम कहेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल होता है। वहीं दूसरी ओर क्लोरीन में हाइड्रोजन आकर जुड़ गई है, जिस वजह से हम कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन माना जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के थे। हम अब अपनी अगली रिएक्शंस पर चलते हैं, जिन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब हम देखेंगे, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो हीट निकलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बर्न करना या फिर जलाना जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम मीथेन गैस को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में काफ़ी मात्रा में हीट यानी ऊष्मा देखने को मिलती है, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी अभी अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, जिसे हम हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें एक अम्ल और एक क्षारक, एक एसिड और एक बेस मिलकर सोल्ट का और वाटर का प्रोडक्शन करते हैं, और साथ में काफ़ी मात्रा में हीट यानी ऊष्मा भी रिलीज करते हैं, यानी ऊष्मा निकलती है इसमें से बहुत सारी। ठीक है, इसी तरह एक रिएक्शन और होती है जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह जो अभिक्रिया होती है यह एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से बिल्कुल उल्टी होती है। जिस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जब
अभी हमने ऊपर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन होता है तो हमें इसे हीट देनी पड़ती है, हाँ या ना, तभी इसका क्या हो पाता है, डिकम्पोजिशन हो पाता है। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिस कारण ये हीट एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो सके, नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो क्योंकि यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह फोटोसिंथेसिस जब होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण, तो यह अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिसके बाद यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण पौधे कर पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर बच्चों आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं आ रही है पेपर में, जब आप पेपर देने जा रहे हैं, तो सिंपल अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यानी कि विघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल याद है तो आप वो लिखे आओ, क्योंकि सभी की सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विघटन अभिक्रिया हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी होती हैं। ठीक है, लास्ट की रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन और हिंदी में थर्माइट रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इतनी मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि इसका इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर वेल्डिंग करने तक के लिए करते हैं। यानी कि थर्माइट रिएक्शन का जो हम इस्तेमाल है वो लोहे की वेल्डिंग तक को करने के लिए किया जाता है, यानी इतनी हीट निकलती है कि वो लोहे को भी गला देती है। इस रिएक्शन में होता क्या है, लोह ऑक्साइड यानी कि वही फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है। ठीक है, जिसमें हमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलते हैं और साथ में बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट मिलती है। यानी कि ये फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिलकर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी हीट निकलती है, जिसका प्रयोग हम वेल्डिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की मेन सारी की सारी रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक और हैं, बहुत आसान टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जिनमें से पहला टॉपिक है हमारे पास कोरोजन का। ठीक है, जिसे हम हिंदी में संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जब धातुएं अपने आसपास यानी वातावरण के किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो कुछ नया कंपाउंड बनाती हैं। बस इसी को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जंग लगना यानी कि रस्टिंग होना। ठीक है, जैसे लोहे पर आपने देखा है, जब लोहा है वो वातावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर वेपर के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जंग का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या होता है संक्षारण से, जैसे कि हम जंग से ही देखें, लोहे को कमज़ोर कर देता है। मतलब कि जिस भी धातु का कोरोजन होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी यानी कमज़ोर होने लग जाएगी, जो बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए। जैसे कि जो लोहे का इस्तेमाल करते हैं वो पुल वगैरह बनाने में करते हैं। अगर वो पुल जंग लग के अगर लोहा वहाँ से कमज़ोर होने लग जाएगा तो वो पुल गिर जाएगा, जिससे काफ़ी जान माल की हानि हो सकती है। तो संक्षारण जो है वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। और इससे बचने के उपाय क्या हैं, जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़े थे, पेंट करना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, या फिर अलॉय बनाना, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को मिला के हम क्या बना देते हैं, अलॉय बना देते हैं। या फिर हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन। क्या पढ़ा था, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर जो है वो जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो मेटल जो है वो
कोरोजन होने से बच जाती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिंक की लेयर ही क्यों चढ़ाई जाती है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर ही क्यों चढ़ाई जाती है। देखो बच्चों, इसका एक रीज़न है कि जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर होता है। ठीक है, जिंक यानी कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है वातावरण में जो आयरन के साथ रिएक्ट करती है, तो वो आयरन से पहले किसके साथ रिएक्ट करेगी, जिंक के साथ रिएक्ट करेगी, और आयरन यानी कि लोहा हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, मतलब जिंक इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि मान लो किसी लोहे के ऊपर हमने जिंक की प्लेटिंग कर रखी है और कहीं से वो प्लेटिंग हट भी जाए तो भी उस एरिया में जो है वो आयरन रिएक्ट नहीं कर पाएगा जिंक हटने के बाद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कुछ भी आयरन के साथ रिएक्ट करने आएगा जिंक उसके साथ खुद ही रिएक्ट कर जाएगा और आयरन को सेफ रखेगा। ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट बेटे याद रखना इसमें। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक था रेंसिडिटी। क्या था? रेंसिडिटी, हिंदी में जिसको बोलते हैं विकृगंधिता। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? देखो, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें घी या तेल का छोंक लगाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर बाहर रखे रहने से वो घी या फिर तेल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है, जिस वजह से उसके स्वाद में, ठीक है, टेस्ट में और उसकी स्मेल यानी कि गंध में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस वजह से खाना हमारा ख़राब हो जाता है, तो हमें घी या तेल को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं, जिस वजह से ऑक्सीडाइज होने से वो बच जाता है। या फिर जैसे कोई पैकेट वाला फूड है, जैसे चिप्स वगैरह आती हैं, तो उन्हें हम जिस पैकेट में पैक करते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन गैस बहुत कम रिएक्टिव होती है, दूसरा कि चिप्स वगैरह में जो घी या तेल है उसको रिएक्ट करने के लिए जब ऑक्सीजन मिले ही कि नहीं तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, इसलिए पैकेट वाला खाना हमारा काफ़ी दिनों तक चल जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा साइंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट आते हैं, आप कोई क्वेश्चंस करते हैं कहीं से भी अपनी एनसीईआरटी की बुक में से या किसी और बुक में से, और आपको कोई डाउट आते हैं तो आप उन्हें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर आप मैसेज करके और हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सेम डे हम सोल्व कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।